फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोबिट्स। तो आज हम कोई न्यू टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम हमारा नॉलेज टेस्ट करने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। और इसका सबसे अच्छा वे ये है कि हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करें जो उस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन लैक ओपेरॉन एंड ऑल्सो ऑन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो CSIR नेट और DBT बेट में पूछे गए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। और अगर आपने मेरे इन टॉपिक्स के ऊपर के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। उससे आपको आज के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी। So the first question is from CSIR NET December 2015. Culture medium contains two carbon sources. One is preferred carbon source, that is glucose, and the second is a non-preferred source, that is lactose. Which one below is correct regarding the nature of growth curve of E. coli cultured in this medium? और इसके options है, first, growth curve will be same as when grown in presence of only glucose. Second, growth curve will be same as when grown in presence of only lactose. Third, a lag phase will be observed between the two exponential phases. और फोर्थ है, टू लैग फेजेस विल बी ऑब्जर्व बिटवीन द टू एक्सपोनेंशियल फेजेस। तो यहाँ पर डायोक्सिक ग्रोथ कंडीशन दी है। डायोक्सिक ग्रोथ कंडीशन मतलब ई कोलाई को ऐसे मीडियम में ग्रो किया जा रहा है जहाँ पर एक प्रिफर्ड कार्बन सोर्स है और एक नॉन प्रिफर्ड कार्बन सोर्स है। तो यहाँ पर ग्रोथ कर्व कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी मीडियम में प्रिफर्ड कार्बन सोर्स मतलब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तभी बैक्टीरिया नॉन प्रिफर्ड सोर्स मतलब लैक्टोज को यूज़ करेगा। तो पहले तो बैक्टीरिया ग्लूकोज यूज़ करेगा और एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, बट जैसे ही मीडियम में ग्लूकोज खत्म हो जाएगा वो लैग फेज में चला जाएगा। इस लैग फेज में वो सारे प्रोटीन्स ट्रांसक्राइब करेगा जो लैक्टोज को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है, और इस तरह से वो लैक ओपेरॉन को ऑन करेगा और सारे स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। जैसे ही सारे प्रोटीन्स बन जाएंगे वो लैक्टोज को यूज़ करना स्टार्ट करेगा और फिर से एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहले तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, फिर लैक फेज में जा रहा है और वो फिर से बाद में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो दो एक्सपोनेंशियल फेजेस के बीच में एक लैक फेज है, और ऐसा ऑप्शन हमें है ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई अ फ्यूजन बिटवीन लैक एंड ट्रिप ओपेरॉन टुक प्लेस एंड द न्यू लोकस स्ट्रक्चर इज शोन बिलो। द स्ट्रेन लैक्स द वाइल्ड टाइप ट्रिप ओपेरॉन। तो यहाँ पर उन्होंने लैक ओपेरॉन और ट्रिप ओपेरॉन का कंसेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया है। तो यहाँ पर एक फ्यूजन ओपेरॉन दिया है जिसमें रेगुलेटरी पार्ट मतलब ऑपरेटर, प्रमोटर और रिप्रेसर तो लैक ओपेरॉन का है, पर स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रिप ओपेरॉन के हैं। और इसके बेसिस पर कुछ सिनेरियो दिए हैं जिसमें से हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट सिनेरियो है, ट्रिप्टोफैन विल बी सिंथेसाइज्ड इन अ मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज एंड ट्रिप्टोफैन। तो ये तो करेक्ट होगा क्योंकि लैक्टोज है तो रिप्रेसर के साथ वो इंटरेक्ट करके उसे ऑपरेटर से हटाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा जिससे ट्रिप्टोफैन बनेगा, क्योंकि जो बाद में स्ट्रक्चरल जीन्स है वो ट्रिप ओपेरॉन के हैं। और जो दूसरा पार्ट है रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, तो जब रेगुलेटरी पार्ट लैक ओपेरॉन का है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है या नहीं है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, आई मीन सिनेरियो ए करेक्ट है। अब देखते हैं हम सेकेंड सिनेरियो। तो वो है, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस विल बी रिप्रेस्ड इन अ मीडियम कंटेनिंग ग्लूकोज। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मीडियम में जब भी ग्लूकोज है तो लैक ओपेरॉन ऑन नहीं होगा, और यहाँ पर रेगुलेटरी पार्ट लैक ओपेरॉन का ही है तो यहाँ पर वो ऑन नहीं होगा और ट्रिप्टोफैन नहीं बनेगा। तो जो सिनेरियो बी है वो भी करेक्ट है। अब सिनेरियो सी है, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस विल टेक प्लेस ओनली इन द अब्सेंस ऑफ सफिशिएंट ट्रिप्टोफैन इन द मीडियम। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बट जैसे कि हमें पता है कि रेगुलेटरी पार्ट लैक ओपेरॉन का है तो ट्रिप्टोफैन के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो स्टेटमेंट है थर्ड सिनेरियो वो रॉन्ग है। तो ए ऑप्शन मतलब सिनेरियो ए और सिनेरियो बी करेक्ट है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये दोनों दिए हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओपेरॉन इज। अब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर और कोई नहीं हो सकता है। यहाँ पे पूछा है कि ओपेरॉन क्या होता है और उसके ऑप्शंस है, फर्स्ट रेगुलेटरी मॉलिक्यूल दैट टर्न्स जीन ऑन एंड ऑफ, सेकेंड क्लस्टर ऑफ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस कंट्रोलिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स, थर्ड cluster genes that are coordinately regulated, and fourth promoter and operator and a group of linked structural genes। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो है promoter and operator and a group of linked structural genes। Next question is the tripoperon is transcribed when, and options are, first tryptophan concentration in the cell is high। तो हमें पता है कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन तभी ट्रांसक्राइब होगा जब ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट तो रॉन्ग है। सेकेंड, द ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर इज बाउंड टू ट्रिप्टोफैन और अ सिमिलर शेप मॉलिक्यूल। तो जब ट्रिप्टोफैन ट्रिप रिप्रेसर को बाइंड करता है तो वो उसे इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करता है और एक्टिव रिप्रेसर जाके ऑपरेटर पर बाइंड होगा और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ होगा। सो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन 3, ये तो ऑप्शन 2 ही है, बस कुछ अलग वर्ड्स में कहा है। ट्रिप रिप्रेसर है जो इनएक्टिव स्टेट में होता है और उसे अपो रिप्रेसर भी कहते हैं, तो सेम चीज होगा जो ऑप्शन 2 में हुआ, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन है द अप्रोप्रिएट को रिप्रेसर इज एब्सेंट। अब जैसे ट्रिप रिप्रेसर को अपो रिप्रेसर कहते हैं, वैसे ही ट्रिप्टोफैन को रिप्रेसर कहते हैं क्योंकि वो अपो रिप्रेसर को हेल्प करता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द ई कोलाई लैक ओपेरॉन। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि 2 या उससे ज़्यादा जीन्स एक ही प्रमोटर के अंडर एक्सप्रेस होते हैं, और लैक ओपेरॉन में भी यही होता है, वहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स एक ही प्रमोटर के अंडर एक्सप्रेस होते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट तो करेक्ट है। ऑप्शन सेकेंड, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कंट्रोल, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर। तो जब भी ग्लूकोज अब्सेंट होता है और लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो लैक्टोज रिप्रेसर के साथ इंटरैक्ट करके उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस करवाता है, जिससे रिप्रेसर ऑपरेटर पर बाइंड नहीं कर पाता और ट्रांसक्रिप्शन होता है। सो इन शॉर्ट लैक्टोज एक्ट एज एन इंड्यूसर, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4, द रिप्रेसर बाइंड्स टू द प्रोमोटर। अब आप जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं कि रिप्रेसर जाके ऑपरेटर पे बाइंड होता है, ना कि प्रमोटर पे, तो ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है, फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the tripoperon, what happens to the trip repressor in the absence of tryptophan? And options are, first, it binds to the operator and represses transcription. Second, it cannot bind to the operator and transcription takes place. Third, it binds to the regulator gene and represses transcription. Fourth, it cannot bind to the regulator gene and transcription takes place. तो जैसे कि हमें पता है कि ट्रिप आर रिप्रेसर को एनकोड करता है, बट वो इनएक्टिव स्टेट में होता है और वो इनएक्टिव स्टेट में ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर सकता है और ट्रांसक्रिप्शन चलते ही रहता है जब तक ट्रिप्टोफैन आके उसे कन्वर्ट ना कर दे एक्टिव स्टेट में। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इट कैनॉट बाइंड टू द ऑपरेटर एंड ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस। So the next question is, you have created a fusion between tripoperon which encodes the enzyme for tryptophan biosynthesis under the regulatory control of the lac operator. Under which of the following condition will tryptophan synthase be induced in the strain that carries the chimeric operator fused operon? And the options are, first, only when both lactose and glucose are absent. Second, only when both lactose and glucose are present. Third, only when lactose is absent and glucose is present. And fourth, only when lactose is present and glucose is absent. तो ये तो पहले हमने देखा था क्वेश्चन, उसके जैसा ही सेम है। यहाँ पर भी रेगुलेटरी पार्ट लैक ओपेरॉन का है, मतलब ऑपरेटर लैक ओपेरॉन का है, और स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रिप ओपेरॉन के हैं।
तो जैसे कि हमने पहले के वीडियो में देखा था कि लैक ओपेरॉन तभी ऑन होगा जब मीडियम में ग्लूकोज एब्सेंट होगा और लैक्टोज प्रेजेंट होगा। तो ऐसा दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ओनली व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज एब्सेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रिप ओपेरॉन इज नॉट करेक्ट? एंड ऑप्शंस आर, फर्स्ट, इट इज नॉर्मली टर्न ऑफ इफ ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड, द ट्रिप्टोफैन एक्ट एज द को रिप्रेसर। ये तो हमने अभी अभी देखा था कुछ क्वेश्चंस पहले, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड, द रेगुलेटर जीन प्रोडक्ट इज इनएक्टिव बाय इटसेल्फ। ये तो हमें पता है, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन फोर्थ, ट्रिप बाइंड्स टू द रिप्रेसर प्रोटीन एंड इनएक्टिवेट्स इट। अब ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर को तो बाइंड करता है, यहाँ तक तो सब ठीक है, बट आगे लिखा है कि वो उसे इनएक्टिवेट करता है। ये गलत है, क्योंकि रिप्रेसर के साथ वो इंटरैक्ट करके उसे एक्टिवेट करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रिप्टोफैन बाइंड्स टू द रिप्रेसर प्रोटीन एंड इनएक्टिवेट्स इट। Next question is, induction of beta-galactosidase activity by IPTG is due to, and options are stimulation of lac repressor function. Second, IPTG binding to lac operon and inducing transcription. Third, IPTG binding to lac I gene product and inhibiting its activity. And fourth, inhibition of beta-galactosidase degradation. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि IPTG क्या होता है। तो IPTG लैक्टोज का ही एक एनालॉग मॉलिक्यूल है और ये भी लैक्टोज की तरह रिप्रेसर के साथ इंटरैक्ट करके उसे ऑपरेटर पे बाइंड होने से रोकता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बीटा गैलेक्टोसिडेज की एक्टिविटी क्यों इंड्यूस होगी। तो जैसे कि मैंने बताया, ये रिप्रेसर से इंटरैक्ट करके ओपेरॉन ऑन करेगा। ओपेरॉन ऑन होगा तो बीटा गैलेक्टोसिडेज का ट्रांसक्रिप्शन होगा और वो प्रोटीन बनेगा और वो अपनी एक्टिविटी दिखाएगा। तो इसका सही ऑप्शन मतलब सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IPTG बाइंडिंग टू लैक आई जीन प्रोडक्ट एंड इनहिबिटिंग इट्स एक्टिविटी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो बस कुछ ही क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के ऊपर CSIR नेट और DBT बेट में। इनको छोड़ के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक के ऊपर जो हर साल पूछे जाते हैं इन एग्जाम्स में। तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।